एक मित्र ने लिखा है कि आप अक्सर कहते हैं कि संबंधों को जान लेना और जी लेना ही बुद्धत्व का एक रास्ता है। जे कृष्णमूर्ति भी ऐसा ही कहा करते थे कि रिलेशनशिप्स अवेकनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा आता है कि स्त्री पुरुष संबंध खास तौर से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और दुविधा और द्वंद्व से भरे हुए। मनोवैज्ञानिक अर्थों में या मनोवैज्ञानिक संदर्भों में कहा जाए तो प्रेम और घृणा से एक साथ भरे हुए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये द्वंद्व जो लगातार साथ साथ चलता है, उसके पार जाना क्या संभव है? निश्चित रूप से किसी भी तरह के द्वंद्व से, किसी भी तरह की दुविधा से पार जाना संभव है। और संबंधों को जानना महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति कहें, मैं कहूं या कोई भी मास्टर कहे, क्योंकि मनुष्य होने का ढंग ही है संबंधित होकर होना। मनुष्य बिना संबंधित हुए नहीं हो सकता, वो कोई न कोई संबंध जोड़ता है। मौलिक रूप से संबंध स्त्री पुरुष का ही है, क्योंकि जब अस्तित्व की अव्यक्त सत्ता, अनमैनिफेस्टेड फोर्स व्यक्त होना चाहती है, मैनिफेस्ट होना चाहती है, तो वो एक द्वैत में, डुअलिटी में टूटती है। वो डुअलिटी फंडामेंटली, मौलिक रूप से मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के रूप में पैदा होती है, यानी कि पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा। फिर इन ऊर्जाओं के जो एक्सप्रेशन हैं, अभिव्यक्तियां हैं, वो मनुष्य जीवन में स्त्री और पुरुष के रूप में पैदा होते हैं। फिर हर स्त्री के भीतर पुरुष और स्त्री ऊर्जा होती है और हर पुरुष के भीतर। द्वैत का यही द्वंद्व है। अगर स्त्री और पुरुष भी बिल्कुल सेपरेटेड होते, बिल्कुल ही भिन्न होते, तो भी समस्या उतनी नहीं होती, क्योंकि भिन्नता इतनी साफ होती, इतनी स्पष्ट होती, दिन और रात की तरह, कि सामंजस्य बिठा लेना मुश्किल नहीं होता। जैसे हमने दिन और रात के बीच सामंजस्य बिठाया हुआ है। दिन आता है, हम दिन की तरह हो जाते हैं, रात आती है, हम रात की तरह हो जाते हैं, बिना किसी उलझन, उलझाव और अतिरिक्त आयोजन के हम व्यवस्थित हो जाते हैं। हमारी जीवन ऊर्जाएं भी व्यवस्थित हो जाती हैं। लेकिन जब यही बात स्त्री पुरुष संदर्भ में आती है तो उलझन बड़ी हो जाती है, क्योंकि स्त्री के अंदर भी पुरुष ऊर्जा विद्यमान है और पुरुष के अंदर भी स्त्री ऊर्जा विद्यमान है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, मनोविज्ञान इसी को एनिमा, एनिमस करके कहता है, जो कि भारत का ही एक कॉन्सेप्ट, अवधारणा उधर गई। मौलिक रूप से ये ऊर्जाओं का होना एक साइक्लिकल फॉर्म में, एक वर्तुल में घूमता रहता है। तो कभी कोई ऊर्जा प्रभावी होती है, कभी कोई ऊर्जा प्रभावी होती है। इसलिए लोगों ने अक्सर इस उलझन से बचने के लिए सीधा रास्ता चुनने की कोशिश करी। लोग जो अध्यात्म में रुचि लेने लगे तो उनकी सबसे पहली अड़चन संबंधों से ही शुरू हुई। उनको लगा कि संबंधों में शांति होना बड़ा मुश्किल है, तो एक ही उपाय था कि संबंधों से बाहर हो जाया जाए। आज भी तमाम आध्यात्मिक
जगहें, मंदिर, आश्रम ऐसे हैं जहां पर तुम देखोगे कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। एक आध इक्का दुक्का कहीं है जहां पुरुषों का भी वर्जित है, क्योंकि ज्यादातर तो पुरुषों ने ही बनाए ऐसी जगह, तो उन्होंने स्त्रियों को दूर रखा। लेकिन जहां कहीं स्त्री ऊर्जा की प्रधानता से कोई चीज बनी थी तो वहां ऐसा। साधु संत भी स्त्रियों से बचते रहे। कई साधु संत तो बहुत दूरी बनाकर रहते हैं। जिस प्रेमिसेस में वो रहते हो उधर भी आप जा नहीं सकते। ऐसा क्यों है? घबराहट है, कुछ द्वंद्व है, कुछ खिंचाव है। फिर दूसरा रास्ता था, लोगों ने चुना कि चलो घर परिवार बनाकर रहते हैं शांति से। लेकिन तब शांति एक मरीचिका बन जाती है, एक मिराज बन जाती है। लगता आई और फिर लगता गई। कभी जल्दी जल्दी आती जाती है, कभी देर में, लेकिन वो आती जाती है। और वो इसीलिए क्योंकि हम उस द्वैत को, उस ड्युअलिटी को नहीं समझ पाते। जब कहा जाता है कि संबंधों को जानना और जीना आवश्यक है, तो संबंधों का जो सारा ताना बाना है उसकी बात नहीं करी जा रही। संबंधों का जो नैतिक और सामाजिक ढांचा है उसकी बात नहीं करी जा रही है। बात करी जा रही है संबंधों के मूलभूत ढांचे की, जो कि ऊर्जा आधारित है, जो ड्युअलिटी या द्वैत पर खड़ा है। और इसीलिए संसार में स्त्री और पुरुष एक दूसरे की ओर खिंचते हैं, खिंचते ही रहेंगे। साधना में भी लोग जाते हैं। अगर देखो तो बड़ा रोचक ढंग से स्त्री पुरुष संबंधों से वो भागेंगे, तो साधना में कोई परमात्मा को भी प्रेयसी की तरह चाह रहा है, तो कोई खुद प्रेयसी बनके परमात्मा को चाह रहा है। कई संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें पुरुष भी अपने को स्त्री मान लेते हैं और परमात्मा को प्रेमी मान लेते हैं। कोई भी वैसे वर्षा ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी। लेकिन संबंध वहां भी स्थापित करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी बिना संबंध के कहां रह रहा है? वो ईश्वर से संबंध जोड़ रहा है, परमात्मा से जोड़ रहा है। वहां से हटा दें तो अमूर्त से, एब्स्ट्रैक्ट से जोड़ रहा है। संबंधित होना हमारा ढंग है, क्योंकि हम एक एनर्जी फील्ड है जो कि यूनिफाइड है, और वो एक ताने बाने में बुनी हुई है। हमारे चाहने न चाहने का उसमें अंतर नहीं पड़ता। हमें उस ताने बाने को जानना, समझना है और उसमें जागना है। पहली चीज तो हमको जो जाननी है संबंधों को जीने में, वो एक यही जाननी है कि हर व्यक्ति अपना एक यूनिक मैनिफेस्टेशन है। हर व्यक्ति बिल्कुल यूनिकली डिजाइन्ड है अपने ढंग से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो तुम्हें समझनी होगी, व्यक्ति ही क्या, हर चीज, एक पत्ता, एक चट्टान, एक मच्छर, एक मक्खी, कुछ भी, कोई भी चीज दुनिया में, वो बिल्कुल परफेक्ट है। समस्या खड़ी होती है जब हम परफेक्शन का अपना कोई व्यक्तिगत विचार उसके ऊपर आरोपित करते हैं, अपना कोई पर्सनल आइडिया परफेक्शन का इम्पोज करते हैं। तब हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। लेकिन हमको नहीं पता। अगर हम जरा सा पीछे लौट कर देखेंगे तो हमको ये जानना मुश्किल हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत। आमतौर से अध्यात्म बड़ा नैतिक चिंतन करता है, तो वो कहीं ले भी नहीं जाता व्यक्ति को। नैतिक चिंतन ने कहीं पहुंचाया नहीं। जो ऐसा अध्यात्म है, सही गलत को आप डिवाइड कर दें तो बड़ा मुश्किल है। संबंधों में भी सही गलत को डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सही गलत के नियम बनाने से व्यवस्था चल जाती है, थोड़ा व्यवस्थाएं आगे बढ़ जाती हैं।
लेकिन अगर आप सही अर्थों में एक्सप्लोर करेंगे तो आपके लिए जानना मुश्किल हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मोमेंट पे जो आपकी डिजायर है बिल्कुल सरफेस डिजायर है, आपको लगता है ये होना चाहिए, लेकिन अगर सरफेस डिजायर पूरी भी हो जाए तो कई बार आप और मुश्किल में पड़ जाते हैं। जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो हमें नर्क में ही धकेल देती हैं, क्योंकि हम इतने लिमिटेड माइंड से, इतने सीमित मन से वो इच्छाएं करते हैं कि हमको जो बड़ा परिदृश्य है, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, वो नहीं दिखाई देता, और उस न दिखाई देने में बड़ी उलझन है। अब जब स्त्री पुरुष किसी न किसी रूप में साथ आते हैं, वो प्रेमी प्रेयसी के रूप में, पति पत्नी के रूप में, या संतानों या मित्रों या किसी भी रूप में हो सकते हैं, वस्तुतः तो देखा जाए वो प्रेमी प्रेयसी या पति पत्नी के रूप में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, नहीं तो वो किसी भी रूप में चुनौतीपूर्ण है। उस यूनिकनेस को जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक संबंधों में जागना संभव नहीं है। अब यहां पर जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि एक स्त्री मन अलग ढंग से चल रहा है और एक पुरुष मन अलग ढंग से चल रहा है। हम मान के चलते हैं कि ऐसे होना चाहिए और दूसरा मान के चलता है ऐसे होना चाहिए, बस सारी चीज की उलझन और टकराव पैदा हो जाती है। प्रकृति में जो बदलाव हैं, देखिए हम उन पर मानकर नहीं चलते, क्योंकि हमको लगता है इस पर हमारा जोर नहीं कि गर्मी क्यों बढ़नी चाहिए, आज बादल क्यों छाने चाहिए, पानी क्यों बरसना चाहिए या नहीं बरसना चाहिए, हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। प्रकृति की अपनी लय है, ऐसे ही व्यक्ति की अपनी प्रकृति है और उसकी अपनी लय है, बदल रहा है, वो बदल रहा है, लेकिन क्या हम जानते हैं उस बदलाव को? हम नहीं जानते। तो हम अपने स्टैटिक विजन से, हम अपने स्थिर जो दृष्टि है उससे ही सब कुछ देखते हैं। हर संबंध की समस्या का बहुत मोटे मोटे में अगर समझें तो यही है कि हम अपने को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से सब मूव हो रहा है, सब गति में है, और पूरे संसार को, दूसरे लोगों को स्टैटिक मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, जबकि सब कुछ मूव हो रहा है। आप बदल रहे हैं, दूसरा बदल रहा है, पूरा संसार बदल रहा है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। तो आपका एक भी विचार, आपकी एक भी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वो बदलाव के फ्लक्स में है, बदलाव की धारा में है। लेकिन जब हम सोचते हैं तो सब कुछ स्टैटिक मान लेते हैं, फिर चूंकि वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर नहीं है, बदलाव में चला जाता है, तो हमको अड़चन होती है।